हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंडियन इकॉनमी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम सभी इंडियन इकॉनमी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक को इस वीडियो में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आप सभी को बताऊंगा कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड यानी विदेशी व्यापार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि ईवे ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के समय, इंडिपेंडेंस के टाइम हमारा विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड कैसा था, इंटरनेशनल ट्रेड क्या था, इन सभी को मैं जो है कुछ पॉइंट्स में आपको डिस्कशन करके बताऊंगा। तो अगर आपको ये सभी पॉइंट्स जानने हैं तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडियन इकॉनमी के फॉरेन ट्रेड की, तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उससे पहले जो हमारी इंडियन इकॉनमी थी उसका औपनिवेशिक शोषण यानी कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन या हो रहा था हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी जो इकॉनमी है उसमें किसी अदर गवर्नमेंट या अदर जो कंट्री है उसका पूरे रूल्स चलते थे, वो हमारे पास एक तरीके से हमारे ऊपर राज करते थे। इन सभी को हम जो है वो वहाँ पर पढ़ते हैं, समझते भी हैं उस सिचुएशन को। मैंने वो आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी होगा। और अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करें इंटरनेशनल ट्रेड की, तो वो कहीं ना कहीं यूके, ब्रिटेन से ही जो है वो सीमित रह गया था और वो हमारा एक तरीके से गलत उपयोग करते थे। हमारी कंट्रीज़ के जो रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री से ले जाते थे रॉ मटेरियल, और उनको जो है अपने देश में बनाकर हम ही को वो जो है बनाकर दे देते थे। तो ये इस तरीके से कुछ हमारा औपनिवेशिक शोषण, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपके पास लिखा हुआ होगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान इंडियन इकॉनमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण यानी कि आपका कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था और इंडिया को सहना पड़ रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया यहाँ से जो रिसोर्सेज थे इंडिया के, जो रॉ मटेरियल था वो ले गए वो लोग। तो यहाँ लिखा हुआ है ब्रिटिश हमारे प्राकृतिक संसाधनों को अपने घरेलू उद्योग के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में ले जाते थे। तो जो यहाँ इंडिया में रिसोर्सेज मौजूद हैं, जो रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, तो वो लोग अपनी इंडस्ट्री यानी अपने देश में अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे देश से ले जाते थे। तो हम अगर एक स्टेटमेंट में यहाँ पर कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया जो है वो प्राथमिक जो उत्पाद होता है यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी गुड्स होते हैं जिसमें हम रॉ मटेरियल, कच्चे माल को इंक्लूड कर रहे हैं, उनका नेट एक्सपोर्टर था, शुद्ध निर्यातक था। मतलब उसे वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था। और इंडिया जो है उस वक्त इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का, यानी कि जो तैयार वस्तुएं हैं जो वहाँ से विदेशों से बनकर आई हैं, जो हमारे कच्चे माल के द्वारा ही बनाई गई हैं, उसका हम जो है शुद्ध निर्यातक थे। तो हम तैयार वस्तुओं के शुद्ध निर्यातक यानी फिनिश गुड्स के नेट इंपोर्टर थे, और एक्सपोर्टर थे हम किस चीज़ के, जो रॉ मटेरियल हमने अपने देश में जो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उसी को हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये कुछ सिचुएशन थी इंडियन इकॉनमी की उस वक्त में, और ये सिचुएशन बहुत बेकार थी अगर हम अपने नज़रिए से देखें, क्योंकि अगर उन रिसोर्सेज का हम अपने लिए उपयोग करते तो कहीं ना कहीं हम इंडिया में अच्छे इंडस्ट्रियल डेवलप कर पाते। तो वो एक अलग टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से अगर हम देखते तो इस चीज़ को। बट अगर हम फॉरेन ट्रेड के हिसाब से देखें तो वो बेनिफिटेबल था, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो जब किसी भी देश का निर्यात बढ़ता है तो उसके पास ज़्यादा पैसे आते हैं। बट उस वक्त इंडिया आज़ाद नहीं था, तो जितना भी एक्सपोर्ट से पैसा, मतलब जो भी चीज़ें आ रही हैं बेनिफिटेबल, वो हमारे लिए नहीं थी, वो बेनिफिटेबल थी उन लोगों के लिए। मतलब हमारे को उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो फ़ायदा ब्रिटिश लोग जो हैं वो ले जा रहे थे, जबकि इंडिया को उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आप पॉइंट देखें, कच्चे माल के स्रोत के अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश उद्योग वस्तुओं के एक बाजार को शोषित करते थे। जैसे कि मैंने बताया ना, इंडिया इंपोर्ट करता था, जो उन्होंने वहाँ अपने देशों में चीज़ों को बनाया, उन्हीं चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो अपने देश में यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया एक तरीके से मार्केट उन्होंने क्रिएट कर दिया कि इंडिया भाई मार्केट है, यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स लेकर आकर बेचो और हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे, हमको इनकम होगी। क्लियर है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो भारत में कच्चे माल की भारी निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा में मिला, जिससे भारत का हस्तकला का पतन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए क्या हुआ, जो जब यहाँ से वो लोग चीज़ों को ले जा रहे हैं और उनको हमें तैयार वस्तु हमें मिल रही है, मशीन से बनी हुई चीज़ें, तो हाथों से बनी हुई चीज़ें कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। मतलब हाथों से बनी हुई चीज़ों का क्या हो गया, एक तरीके से जो पूरी इंडस्ट्री थी, पूरा उद्योग था, वो ख़त्म हो गया, उसका पतन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसानदायक चीज़ है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम समझते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार शेष का मतलब क्या होता है
कि जब हम कोई सा भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो यानी निर्यात करते हैं तो वहाँ से हमारे पास पैसा आता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं यानी कि आयात करते हैं तो हमें पैसा देना पड़ता है। इसके बीच का डिफरेंस कहलाता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, निर्यात और आयात के बीच का डिफरेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि आपके पास व्यापार शेष। तो उस वक्त जब हम बात करते हैं आज़ादी के वक्त की, तो उस वक्त हमारे देश में एक्सपोर्ट यानी निर्यात ज़्यादा था और आयात कम था। ये ज़्यादा इसलिए था क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उस वक्त हमारे देश से जो है रॉ मटेरियल ले जाती थी, तो हमारा एक्सपोर्ट निर्यात ज़्यादा था और आयात कम था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमें फ़ायदा हो रहा था, बट वो फ़ायदा किसके लिए बेनिफिटेबल था? जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो फ़ायदा अंग्रेज़ों के लिए, मतलब ब्रिटिश लोगों के लिए फ़ायदेमंद था, हमारे लिए वो बेनिफिटेबल था ही नहीं, हमें ज़्यादा उससे बेनिफिट कुछ मिल ही नहीं रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं सन 1946-47 में अगर हम आयात की बात करें, जो हमारा एक्सपोर्ट है और इंपोर्ट है, उस पर अगर हम बात करें आयातों पर निर्यातों का कि निर्यात कितने ज़्यादा थे कितने एक्सपोर्ट थे, तो वो लगभग 31 करोड़ ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट किया हुआ था अपने इंपोर्ट से, यानी कि निर्यात किया हुआ था आयातों से। और वहीं अगर हम बात करें 1947-48 में तो ये घट गया। तो आप यहाँ से एक ट्रेंड समझ पा रहे होंगे कि धीरे धीरे इंडिया का एक्सपोर्ट कम हुआ और इंपोर्ट बढ़ते गया, क्योंकि जो चीज़ पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया से ले जाती थी वो अब नहीं ले जाती, क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, तो वो अब हमारा औपनिवेशिक शोषण यानी कि कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन तो कर नहीं सकते, तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल नहीं ले जा रहे हैं। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो क्या हुआ, बढ़ने लगा, क्योंकि इंडिया को अब चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि अब हमें डिमांड हो रही थी कंट्री में, तो डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बाहर से गुड्स को इंपोर्ट करना पड़ा। बट हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं, क्योंकि अब ऐसी कोई चीज़ हमारे पास थी नहीं जो फॉरेन कंट्री हमसे खरीदे। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक मतलब हमारी इकॉनमी को नीचे गिराने में भी नुकसानदायक होता है कि हमारी इकॉनमी नीचे जाते जाते, क्योंकि इंपोर्ट जब आप ज़्यादा करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में जाएगा, जो कि मैंने भी आपको समझाया, क्योंकि वहाँ पर इंपोर्ट बढ़ते जाएगा तो आपको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ रही है, ज़्यादा पेमेंट देंगे तो वो घाटे में जाते जाएगा और वो नुकसानदायक है हमारे लिए। ठीक है, वहीं हम बात करें डायरेक्शन की, और तो अगर डायरेक्शन की बात करें और कंपोजिशन की बात करें ट्रेड की, व्यापार की रचना और व्यापार की दिशा, इस पर भी मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, मैं डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दूंगा इस टॉपिक पर भी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो डायरेक्शन थी, मतलब डायरेक्शन का मतलब होता है कि हम कहाँ पर व्यापार ज़्यादा करते हैं, किन देशों के साथ। तो ज़्यादातर हम लोग जो व्यापार करते थे वो यूके के साथ करते थे और यूएसए के साथ करते थे उस वक्त में। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ सीमित था, मतलब अधिकतर वहीं से किया जाता था। और आगे अब मैं इसमें बताऊंगा अभी आपको यूएसए और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जो होती हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। वहीं आप व्यापार की रचना की अगर बात करें कि मतलब कौन से गुड्स, रचना मतलब कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम कौन से गुड्स का ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो वो थे एग्रीकल्चर गुड्स मेनली। ठीक है ना, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी तो ये बड़ा है, अभी हम लोग ज्वेलरीज का भी ज़्यादा करते हैं और अभी हम लोग इंजीनियरिंग जो गुड्स होते हैं उन वस्तुओं का भी ज़्यादा व्यापार करते हैं। पहले हम केवल और केवल एग्रीकल्चर गुड्स का ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, व्यापार ज़्यादा होता था। तो ये चीज़ जो है वो एक तरीके से इकॉनमी को क्या दिखाती है कि इकॉनमी जो है बैकवर्डनेस है, इकॉनमी के अंदर पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। तो ये सारी चीज़ें उस चीज़ को शो करती हैं इंडियन इकॉनमी के। तो ये मैंने आपको जो है ये बताया हुआ है। तो 3 पॉइंट्स में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो गई, यानी हस्तशिल्प उद्योग ख़त्म हो गया। मैं समराइज़ कर रहा हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना। और हमारा जो निर्यात है वो ज़्यादा था हमारे आयतों से, एक्सपोर्ट ज़्यादा था इंपोर्ट से, जो कि बेनिफिटेबल था, बट वो बेनिफिट ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए था, हमारे लिए नहीं था। वहीं हम बात करें व्यापार की दिशा, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, तो हम ज़्यादातर व्यापार किससे करते थे, मतलब कौन से गुड्स का करते थे ज़्यादातर। व्यापार की रचना क्या थी कि हम लोग अधिकतर एग्रीकल्चर गुड्स को, जो रॉ मटेरियल है उसका ही ट्रेड किया करते थे। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की बात करें, व्यापार की दिशा, तो वो अधिकतर ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन या यूके से आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर हमारा ट्रेड होता था। तो इन समराइज पॉइंट में मैंने आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझाया और शायद आप सभी को अच्छे समझ में भी आया होगा, मैं पूरी आशा रखता हूँ। अगर आपको नहीं आया समझ में तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरीके से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने, अगर आप एक नए व्यूअर हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं, जो आपके लिए काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होती हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।